हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे जितने भी फायर सर्विस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम के अलग अलग हमने सेट तैयार कर लिए। जैसे 10 क्वेश्चन के अलग अलग सेट तैयार कर लिए और उन क्वेश्चनों को सोल्व करके आपको हर वीडियो में अलग अलग यानी शॉर्ट वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन यानी पर डे आपको अलग अलग सेट अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। यानी आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं पीछे की सेट, ठीक है, अपने आगे फायर सर्विस में जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले, अनुमानित जिसको अपने संभावना बोल सकते हैं, संभावित जो भी क्वेश्चन होंगे ना उनको सोल्व करेंगे अपने। ठीक है, आपको हमारे साथ बने रहना है। कोई भी चीज़ हो पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको अलग से बोर्ड पे डिजिटल अपने तरीके से एक क्वेश्चन दे देता हूँ। उस क्वेश्चन को आप भी रीड कीजिए, प्लस में मेरे पास में जो भी नोट्स है उस नोट्स में मैं आपको देख लेता हूँ, साथ साथ में आप यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट दे देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है भारतीय मानक के अनुसार फ्लेम प्रूफ लाइटिंग में कितने ग्लास होते हैं? फ्लेम प्रूफ लाइटिंग में कितने ग्लास होते हैं? फ्लेम प्रूफ लाइटिंग में कितने ग्लास होते हैं? यानी अपना पहला क्वेश्चन है भारतीय मानक के अनुसार फ्लेम प्रूफ लाइटिंग में कितने ग्लास होते हैं। आपके पास ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 2, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 6, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 4। सबसे पहले तो अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। साइड में आपको टेक्स्ट में डिजिटल मिलेगा, वो आप देखते रहिए। क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, अगर लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, फ्लेम प्रूफ लाइटिंग होती क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए इसकी मैं एक इमेज देता हूँ, आप डायरेक्टली इसमें फ़ोटो देख लीजिए। इस प्रकार का ये एक लाइट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है ये देखिए। अपने जितने भी ट्यूब लाइट वगैरह है ना, जितने भी ट्यूब लाइट्स वगैरह है, इस फ्लेम प्रूफ लाइट में क्या डिफरेंट है? इसमें डिफरेंट ये है कि इनकी एक तो ये देखो सबसे ज़्यादा प्रकाश प्रोवाइड करवाती है, जो इसकी लाइट है ना ये सबसे मैक्सिमम रहती है। दूसरा इसका पार्ट ये रहता है कि ये कम लाइट जो लाइट होती है, जो विद्युत होता है, कम में विद्युत में अधिक प्रकाश हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इस प्रकार की ये लाइट होती है। अब अपना क्वेश्चन ये है कि इस लाइट में कितने ग्लास होते हैं। तो अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इसमें है ऑप्शन 3 यानी 3। फ्लेम प्रूफ लाइटिंग में कितने ग्लास होते हैं भारतीय मानक के अनुसार? तो कितने होते हैं? 3। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी इस प्रकार से अपने सारे क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन फायर वाटर पंप की स्थापना के लिए NFPA यानी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन नियम का उपयोग किया जाता है। यानी फायर वाटर पंप है, समझ रहे हो ना? फायर वाटर पंप अपना दूसरा क्वेश्चन है, फायर वाटर पंप। फायर वाटर पंप क्वेश्चन आपको साथ साथ में अलग साइड में दे दिया जाएगा, आप देखते रहिए। फायर वाटर पंप अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है NFPA 25, सेकंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है NFPA 22, थर्ड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है NFPA 20 और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है NFPA 23। यानी पहले अपने क्वेश्चन को समझते हैं। यानी फायर वाटर पंप की स्थापना के लिए NFPA जो कोड है वो कोड कितना है? ठीक है, अभी फायर वाटर पंप स्थापना के लिए NFPA जो कोड है, इनके अनुसार कौन सा कोड फायर वाटर पंप को दिया गया है? इन अपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनमें से बताना है। जैसे 4 ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन NFPA 25 है और दूसरा 22, तीसरा 20 और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 23। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो अपने देखते हैं। इसमें से राइट आंसर इसमें होगा
20, यानी NFPA फायर वाटर पंप का स्थापना का कोड मानते हैं तो उसका कितना होता है NFPA 20। कितना होता है NFPA 20। इसका ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, आपको साइड में दे दिया जाएगा, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये है, अग्निशमक के परिचालन की विधि है, इसका क्या अर्थ है? अग्निशमन परिचालन, अग्निशमन परिचालन, अग्निशमन परिचालन अपना ये क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? अलग अलग ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन को समझना है भाई क्या बात बोली गई, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, अग्निशमन परिचालन का अर्थ क्या है। मतलब मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन के हिसाब से अपने को देखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, पिन को खींचे और आसपास में घुमाएं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, पिन को खींचें और आसपास घुमाएं। पहले अपने बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। फायर जो एक्सटिंग्विशर होती है ना, उसको चलाने की विधि के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे अपने अगर यहाँ दिया होता ना फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे उसको चलाने की विधि, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को समझ पाते। इसमें देखो अलग से दे दिया अग्निशमन परिचालन, यानी इस जो ये नाम है ना, इसको समझने में थोड़ा ये लगता है क्योंकि ये चीज़ें अपने पढ़ते नहीं है ना, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी भी पढ़ना अपने को बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन अगर मैंने आपको बता दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर की चलाने की जो विधि है वो क्या है, किस विधि को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की विधि बोलते हैं। अब मैं ऑप्शन दूंगा तो आप समझ गए। अब ये बताइए, अगर आपको डायरेक्ट ये बोल दिया जाए कि अग्निशमन परिचालन विधि क्या है, तो आप मुझे बताएं, बहुत सारे ऐसे कम बच्चे हैं जिनको ये समझ में आता। बाकी ऑप्शन मिलने के बाद में आपको दिमाग में ये आता कि हाँ ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। पहला इसमें दे दिया कि पिन को खींचे और आसपास से घुमाएं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें ये दे दिया गया है, पिन खींचे, आग के निचले भाग को लक्षित करें, हैंडल ऊपर स्तर लीवर को दबाएं और आसपास में घुमाएं। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है, अग्निशमक जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको खींचें, आग के विरुद्ध रखें, अग्निशामक को दबाएं और अग्निशामक को घुमाएं, ठीक है। और चौथा इसमें दिया गया है, जो ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन है वो दिया गया इसमें, अग्निशामक प्रदान करे, आग पर लक्ष्य साधे, अग्निशामक को दबाए और इसे घुमाए। यानी इतने अलग अलग ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको डिजिटल अलग से दे दिया गया है। अब इनमें से आपको राइट क्वेश्चन कौन सा लगता है? जैसे अपना क्वेश्चन है अग्निशमक परिचालन की विधि क्या है, उसमें से राइट आंसर कौन सा है? 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर राइट है? इसमें से अपना राइट आंसर इनमें से चूज लीजिए। इनमें से अपना राइट आंसर वो होगा भाई पिन को खींचे। भाई अपने फायर एक्सटिंग्विशर की चलाने की विधि के बारे में जानते हैं कि पिन को सबसे पहले पिन को खींचना है, ठीक है। यानी जहाँ पर भी एक्सटिंग्विशर लगा है उसको उतारिए, पिन को खींचिए, आग तक लेकर के जाइए और वहाँ पर उसको क्या करें, जो भी उसका हैंडल है उसको स्क्वीज कीजिए और चारों तरफ या स्विप साइड टू साइड उसकी जो होज है उसको स्विप साइड टू साइड करके फायर को एक्सटिंग्विश कर दीजिए। अब उसको हिंदी में किस प्रकार से लिखा गया है ये देखिए। यानी हिंदी में इस प्रकार से लिखा गया है, पिन खींचें, आग के निचले भाग को लक्षित करें, ठीक है, हैंडल पर स्थित लीवर को दबाए और आसपास में घुमाए। यानी बात वहीं की वहीं आ रही है, ठीक है। ये अपना 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोर्टेबल जो लेडर होती है, आपको क्वेश्चन साइड में दे दिया जाएगा। पोर्टेबल जो सीढ़ी होती है, पोर्टेबल सीढ़ी के लिए किस मानक का अनुपालन किया जाता है? पोर्टेबल जो लेडर होती है किस मानक का अनुपालन किया जाता है? वही बात आगे नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो कोड होते हैं उसी कोड के आधार पे अपने बात करेंगे। पोर्टेबल लेडर क्वेश्चन आपको साइड में दे दिया जाएगा। अब पोर्टेबल लेडर है, क्वेश्चन अपना पूरा ध्यान से देखिए। पोर्टेबल लेडर
के लिए किस मानक का अनुपालन किया जाता है? अपने पास ऑप्शन 4 अलग अलग से ऑप्शन आपके पास दे दिए गए हैं। इसमें पहला दिए गया है NFPA 72, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है NFPA, नहीं ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है NFP, ठीक है। सेकंड ऑप्शन NFP 1938, थर्ड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 1932 और 1915। इन 4 ऑप्शन में से अपने जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन सा है? पोर्टेबल लेडर समझ गए ना, यानी वह लेडर जिसको अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, उसे बोलते हैं पोर्टेबल लेडर। अब बात करते हैं अपने पूरे क्वेश्चन पर। पोर्टेबल लेडर है उसके लिए मानक का जो अनुपालन है किया जाता है, यानी कौन सा कोड इसके लिए सूटेबल है, कौन सा कोड उसके लिए मानक अनुपालन किया जाता है। इसके लिए अपना राइट आंसर होगा NFPA 1938। ये आपको क्या रहेगा, याद रखना। जो ये आंकड़े होते हैं ना, उनको तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा। उनके जितने ये नहीं करना, अभी 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, 4 में से 3 को अलग करना है। ये तो अपने को संभावित है कि ऑप्शन 4 में से चारों सेम तो होंगे नहीं, अलग अलग होंगे, अलग अलग बिल्कुल मिलते जुलते भी नहीं होंगे। जो अपना राइट आंसर होगा ना, वो बिल्कुल उनसे सारों से डिफरेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अपना 5 नंबर क्वेश्चन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन होगा, आपको साइड में दे दिया गया है। मैं नोट्स में देखकर मैं प्रोवाइड करवा देता हूं आपको साइड में दे दिया गया। देखिए अपना 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। फायर ट्रायंगल में ईंधन उष्मा के साथ और कौन सा पदार्थ होता है? भाई अपना क्वेश्चन नंबर है 5, आपको साइड में दे दिया गया है। फायर ट्रायंगल में उष्मा ईंधन के साथ कौन सा पदार्थ होता है? उष्मा और ईंधन के साथ और यहाँ कौन सा पदार्थ होता है? ये अपना क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको साइड में मिलेगा, मैं आपको देखते रहिए। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है हाइड्रोजन। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। और 4 नंबर ऑप्शन इसमें दिया गया है ऑक्सीजन। अपना क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जो फायर ट्रायंगल होता है उसमें 2 पदार्थ दिए हुए हैं, उष्मा दिया हुआ है, ईंधन दिया हुआ है। अब ये पूछना चाहते हैं कि उसके साथ में तीसरा कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 4 अपने को ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से इसमें से कौन सा होगा? सीधी सी बात है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, हाइड्रोजन सर नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड सर नहीं होता, तो कौन सा होता है? इसके साथ होता है ऑक्सीजन। क्यों होता है ऑक्सीजन? ये तो आपको पता ही है भाई। आग लगने के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है सर? एक तो उष्मा, ये तो अपने को हीट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में आता है फ्यूल। सर ईंधन ये तो जरूरी है, अगर फ्यूल नहीं होगा तो अपने को यहाँ आगे उसको खाना नहीं मिलेगा। और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तभी तो उसको श्वास मिल पाएगा, और श्वास मिलेगा तभी तो इसकी जो भी क्रिया है वो आगे जारी रहेगी, तभी फायर जनरेट हो पाएगी। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको साइड में दे दिया गया, ध्यान से देख लीजिए। आपको साइड में दे दिया गया, फायर हाइड्रेंट के लैंडिंग वाल में कौन सा होज कपलिंग लगा होता है? फायर हाइड्रेंट के लैंडिंग वालों में कौन सा होज कपलिंग है, वो कौन सी लगी होती है? लैंडिंग वालों के बारे में जानते हो आप? अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
फायर हाइड्रेंट, लैंडिंग वाल्व। भाई फायर हाइड्रेंट आपने देखा है, फायर हाइड्रेंट के आगे जो लैंडिंग वाल्व लगा होता है, लैंडिंग जो वाल्व लगा होता है, उस वाल्व के आगे जो कपलिंग लगी हुई होती है वो कौन सी कपलिंग होती है, ये अपना क्वेश्चन है। हाइड्रेंट का मतलब सर पानी लेने वाला वह उपकरण जिसमें फायर फाइटर आसानी से क्या हो, जहाँ पर भी आग हो तो उस उपकरण के माध्यम से वाल्व ऑन करके पानी ले सकता है। अब उस हाइड्रेंट में जैसे ही अपने होज फिट करते हैं तो आगे सामने अपने को कौन सी कपलिंग मिलेगी, ये अपना क्वेश्चन है। समझ गए ना। ऑप्शन इसमें अलग अलग दिए हुए, देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है मेल कपलिंग, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है मेल कपलिंग। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है फीमेल कपलिंग। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है डिवाइडिंग ब्रीचिंग। चौथा इसमें ऑप्शन दिया गया है मेल एंड फीमेल, दोनों कपलिंग दी हुई होती। अब इनमें से अपने को ये चुनना है कि अपना क्वेश्चन तो है फायर हाइड्रेंट के लैंडिंग वाल्व में कौन सी कपलिंग लगी हुई होती है। इनमें से इसमें राइट जो आंसर अपना राइट आंसर क्या होगा, फीमेल कपलिंग। जो फायर हाइड्रेंट का लैंडिंग वाल्व होता है उसमें फीमेल कपलिंग कनेक्ट होती है, तभी तो अपने कोई होज होती है, होज की मेल कपलिंग उसमें जोड़ करके पानी अपने ले सकते हैं। अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फायर ब्लैंकेट आपको साइड में मिलेगा। फायर ब्लैंकेट किस माध्यम से फायर को एक्सटिंग्विश करती है। क्वेश्चन नंबर 7, जो फायर ब्लैंकेट होती है, फायर ब्लैंकेट किसी भी फायर को अपने एक्सटिंग्विश करेंगे, बुझाएंगे, तो बताइए भी फायर ब्लैंकेट उस फायर को किस विधि से बुझाएगी। अपना क्वेश्चन ये है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन पहला इसमें दिया गया है कूलिंग, दूसरा दिया गया है स्मूदरिंग, तीसरा दिया गया है स्टारवेशन और चौथा नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए भाई, 4 ऑप्शन दिए गए आपको साइड में मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से फायर जो ब्लैंकेट होती है, फायर जो ब्लैंकेट होती है किसी भी फायर को बुझाने के लिए, ये ब्लैंकेट उस फायर को बुझाएगी जरूर, पर विधि कौन सी होगी, किस विधि से फायर को एक्सटिंग्विश करेगी। सीधी सी बात है सर, क्या फायर का अपने जैसे भी कोई फायर हुई है उस फायर पे अपने कुछ ब्लैंकेट को चादर को डालेंगे तो वो कूलिंग करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। ये ऑप्शन कट हो गया। दूसरा सर स्मूदरिंग, स्मूदरिंग का मतलब हो गया दम घोटना, स्मूदरिंग का मतलब दम घोटना, यानी जैसे ही यहाँ कोई फायर हुई है, जैसे ही यहाँ कोई क्या हुई है फायर, हमारे पास में फायर ब्लैंकेट है, हमने इस फायर ब्लैंकेट को इस पार्ट के ऊपर इस प्रकार से डाल दिया कि इसको पूरा क्लोज कर देगा, तो बताइए इसको ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये आग भी बुझ गई, जो फायर होती है वो भी एक्सटिंग्विश हो गई, प्लस में कौन सी विधि होगी, ये विधि होगी सर स्मूदरिंग। कौन सी विधि होगी? स्मूदरिंग, यानी इसके द्वारा दम घोटने की विधि से फायर ब्लैंकेट जो भी फायर को बुझाती है वो कौन सी विधि काम करेगी? दम घोटना, जिसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मूदरिंग। स्टारवेशन हो गया? नहीं है, स्टारवेशन का मतलब भूखा मारना। हमने ये थोड़ी है कि जो ब्लैंकेट डाली है उसमें से कोई ब्लैंकेट डाल करके अपने को कोई जो मीडिया जल रही है उसको बाहर थोड़ी निकाला है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्मूदरिंग, यानी दम घोटने की विधि से फायर ब्लैंकेट होती है वो क्या करती है? आग को बुझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 8 आपको साइड में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फायर ड्रिल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है? फायर ड्रिल, अपना क्वेश्चन क्या है आपको साइड में मिल गया है। क्वेश्चन अपना ये है कि जो फायर ड्रिल होती है उसका मेन पॉइंट क्या होता है? बिंदु, मतलब आपको फायर ड्रिल करवाई जाती है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहते हैं? ये पूछना चाहते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। भी फायर ड्रिल का एंटरटेनमेंट है? नहीं एंटरटेनमेंट। ऑप्शन अपने को 4 मिले, ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन देता हूँ। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है उद्घोषणा करना कि लोग डर कर भागे।
लोग डरकर भागे। अपना पहला ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब फायर ड्रिल का उद्देश्य क्या है, और इन्होंने ऑप्शन दिया है लोग डरकर भागे। क्या इसका ये उद्देश्य होता है? लोग डरकर भागे। अपने को राइट आंसर लास्ट में चुनेंगे। 2 नंबर इसमें दिया गया ऑप्शन, उद्घोषणा करना कि किसी प्रकार का टोन, फ्लैश लाइट या सुनी गई ध्वनि ड्रिल का भाग है। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी अपने पास सायरन आया, जो भी संकेत आया, उनको उसी क्षण में कंप्लीट करना। ठीक है। 3 नंबर है, मेन उद्देश्य देखते हैं ड्रिल का उद्देश्य क्या है। 3 नंबर है, उद्घोषणा करना कि भी किसी भी प्रकार का टोन पर, किसी भी प्रकार का टोन या सायरन से डरकर भागे। डरकर भागे अपना 3 नंबर ऑप्शन ये है। और ऑप्शन नंबर 4 ये कहता है कि उद्घोषणा करना कि निवासी काम करना बंद कर दे और डरकर भागे। निवासी काम करना बंद कर दे और डरकर भागे। अपना क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन ये है कि जो फायर ड्रिल होती है उसका मेन उद्देश्य क्या है। इनमें से सारे क्वेश्चन भी जिन्होंने ड्रिल की अच्छी क्लासें लगाई उनको तो राइट क्वेश्चन, जो राइट आंसर है उसको डायरेक्टली पॉइंट पे चले गए कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। डर कर भागना कोई उद्देश्य नहीं होता। फायर का काम क्या होता है? फायर वो जो फाइटर होते हैं आग को बुझाना निडर होकर के। डर कर भागे, ठीक है। निवास स्थान छोड़ के चले जाए। कोई भी अपने को ध्वनि या रिंगटोन जो भी सायरन मिल रहा है, जो भी अपने कॉल आ रही है उसको अटेंड ना करना। इस प्रकार की ड्रिल का कोई उद्देश्य नहीं है। इसका मेन उद्देश्य क्या है अपने पास में? इसका राइट आंसर होगा 2। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी जो भी अपने को संकेत मिले उसका उसी क्षण में रिप्लाई देना। फायर ड्रिल का अपनी जो चीज़ें आपको ये बताई जाती है कि आपके पास जो भी आपके पास रिप्लाई आता है, जो भी आपके पास से फर्स्ट कॉल आती है, ठीक है, उसमें आपको तत्पर रिप्लाई देकर के तत्पर उस पर काम करना, ये फायर ड्रिल का वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई इथाइल आपको साइड में दे दिया जाएगा, एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एक पायरोफोरिक पदार्थ है। ठीक है। इस खतरनाक पदार्थ को सड़क मार्ग से कैसे परिवहन किया जाता है? कहने का तात्पर्य इनका ये है कि ये एक केमिकल है। ये एक क्या है? केमिकल है। इस केमिकल को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस परिवहन के द्वारा लेकर के जाएंगे? अपना क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है वो एक इस प्रकार का केमिकल है कि इस केमिकल को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस परिवहन द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। ऑप्शन अपने को 4 अलग अलग दे दिए गए। पहला ऑप्शन इसमें आता है ISO टैंक, दूसरा आता है बस, तीसरा आता है कार, और चौथा आता है खुला ट्रक। अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब डायरेक्ट अपने इनके जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्टली आपको देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा जी? ये केमिकल है सर, केमिकल को अपने कैसे कार में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते सर। तो सर खुले ट्रक में नहीं लेके जा सकते। केमिकल कौन सा है? इस प्रकार का केमिकल है कि इसको अपने खुले में तो ले जा ही नहीं सकते, और बस में नहीं ले जा सकते। अब ऑप्शन कौन सा है? ISO टैंक। अब बात करते हैं ISO टैंक का होता क्या है। एक तो मैं आपको साइड में डायग्राम दे देता हूँ। इस प्रकार का ये ISO टैंक होता है। इसको इस प्रकार से बनाया जाता है, जो भी इसके डेंजर्स जो हैजार्डियस केमिकल होते हैं ना, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में सबसे ये सूक्ष्म उपकरण है, सबसे मतलब मजबूत उपकरण। इस प्रकार से इसको बनाया गया है ताकि ये कोई भी केमिकल वो आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। ये होता है ISO टैंक, यानी इसमें कहीं पर भी जॉइंट नहीं होता, कहीं पर भी, यानी इसकी बनावट इस प्रकार से दी गई है, उसकी लेयर इस प्रकार से होती है कि अगर कोई कुछ केमिकल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय कुछ अगर दिक्कतें भी हो जाए ना, तो इस बॉडी के कारण इस जो इसके अंदर जो भी केमिकल है उस केमिकल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी बॉडी मजबूत होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ISO टैंक। अपना ये राइट आंसर कौन सा होगा? ISO टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन।
एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी देखो, छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन अपने को ये तो है नहीं फायर के ही आएंगे, हर एक चैप्टर का, मैथ के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे, हिंदी के भी आएंगे, जीके के भी आएंगे, सारी चीज़ें फायर का भी आएंगे। हर एक अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे फायर सर्विस में जो भी एग्ज़ाम दोगे आप। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भाई, जो एसआई प्रणाली से ऊष्मा की इकाई को क्या कहा जाता है। एसआई प्रणाली से ऊष्मा की इकाई को क्या कहा जाता है। अपने पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पास्कल, पहला ऑप्शन दिया गया है पास्कल, दूसरा दिया गया है जूल, तीसरा दिया गया है पास्कल, जूल, तीसरा ऑप्शन अपने दिया गया है न्यूटन, न्यूटन, और 4 नंबर ऑप्शन इसमें दिया गया है कैलोरी। ध्यान देना, शानदार क्वेश्चन है। अभी एसआई प्रणाली के अनुसार ऊष्मा की जो इकाई होती है कौन सी है, इनमें से कौन सी ऊष्मा की इकाई होती है। स्टार्टिंग में पहले से चलते हैं। पास्कल किसकी इकाई होती है, एक एक बता देता हूँ। दबाव की, पास्कल किसकी होती है, दबाव की। जूल होती है ऊष्मा की, ठीक है। न्यूटन होती है बल की, ठीक है। और कैलोरी होती है ऊर्जा की। कैलोरी किसकी होती है, ऊर्जा की। यानी अपने पास में क्वेश्चन अपना ये है कि एसआई प्रणाली से, एसआई प्रणाली के अनुसार जो ऊष्मा की इकाई है वो क्या होती है। तो इनमें से पहले पास्कल, पास्कल था, अगर आपने पढ़े हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है तो पास्कल किसका होता है, दबाव की इकाई क्या होती है पास्कल, ऊष्मा की इकाई होती है जूल, बल की इकाई होती है न्यूटन, और ऊर्जा की इकाई होती है कैलोरी। यानी इनमें से तीनों ऑप्शन कट हो गए और अपना राइट आंसर कौन सा है, जूल। तो ये अपने भाई सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कतें हो तो डायरेक्टली कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फायर सर्विस की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो ये भेजिए ताकि ये सेट देखे। रोज़ अपने 10 क्वेश्चन का एक सेट तैयार करेंगे, उनको सोल्व करेंगे और अलग अलग तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट में एक एक पॉइंट आपको अलग से बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।